नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इस वीडियो को आप यूटिलाइज करिए प्रैक्टिस के रूप में, और क्वेश्चन में जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनके क्वेश्चन को पढ़िए और अटेम्प्ट करिए कि आपका करेक्ट आंसर क्या है मेरे आंसर बताने से पहले। फिर चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। इस तरह से आप वीडियो को यूज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। और वीडियो के एंड में आपने कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना है, और कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका आंसर भी आपको बताना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, और वीडियो जो यूजफुल आपके लिए हो सकती है उसका लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है, जिसे आप देखकर रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं डेली कुछ ना कुछ एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट करता हूं जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू ब्रूसुलोसिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रूसुलोसिस के बारे में, और आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ब्रूसुलोसिस इज ए वायरल डिसीज विच मेनली इन्फेक्ट कैटल्स। यानी कि ब्रूसुलोसिस के बारे में बोला जा रहा है एक ये वायरल डिसीज है जो सिर्फ और सिर्फ कैटल को, यानी कि जो मवेशी जानवर जो होते हैं हमारे आसपास, ये कह सकते हैं हमारे कोई पालतू जानवर या कोई मवेशी, सिर्फ उनको इन्फेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है द डिसीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू ह्यूमन। यानी कि ये जो डिसीज है ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग के अंदर ट्रांसमिशन नहीं होता है एनिमल से। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि भी अगर एनिमल को ये डिसीज है तो एनिमल से ये ह्यूमन बींग में, यानी कि हम लोगों के अंदर ये ट्रांसमिशन नहीं होता है। ऐसा आपसे स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपको चूज करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। डी का मतलब ये है कि दोनों ही ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों जो स्टेटमेंट था दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब करेक्ट होने की वजह क्या है वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ब्रूसुलोसिस होता क्या है। ब्रूसुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो भी हमारे आसपास के जो कैटल वगैरह होते हैं, यानी कि मवेशी होते हैं, मेनली ये उनको बीमारी होती है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये जो बीमारी है ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ट्रांसमिशन हो जाता है। यानी कि आपको जो स्टेटमेंट 1 में बोला गया कि भी ये ह्यूमन बींग के अंदर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैटल में ही बीमारी होती है, नहीं, कैटल के अलावा यानी कि जानवरों के अलावा, एनिमल के अलावा ये ह्यूमन बींग में भी इन्फेक्ट पड़ जाता है इससे। यानी कि आप ये बोल सकते हैं हम लोगों को भी इससे बीमारी हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे ये बोला गया कि ह्यूमन बींग के अंदर ये ट्रांसमिशन नहीं होता है इस बीमारी का, नहीं, बल्कि ये ट्रांसमिशन होता है जब भी हम कोई भी एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है, चाहे वो दूध हो गया, मीट हो गया, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट जब हम खाते हैं तो ये बीमारी हमारे अंदर, यानी कि ह्यूमन बींग के अंदर भी ये ट्रांसमिशन हो जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि भी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। यानी कि जब हम एनिमल की कांटेक्ट में आते हैं तो भी कुछ भी खाते हैं तो भी उनसे ये बीमारी हमारे अंदर ये फैल सकती है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा वो हो गया डी। अभी क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली ICAR, यानी कि हमारी कंट्री में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक अभी वैक्सीन डेवलप किया है जिसे ब्रूसुला अवॉर्ड्स S19 डेल्टा पर वैक्सीन बोला जा रहा है। इसकी अभी इन्होंने ये डेवलप किया हुआ है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉडर्न ग्रांड सोलर मिनिमम। मॉडर्न ग्रांड सोलर मिनिमम के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ये कोड्स गिवन है, यानी ऑप्शन गिवन है, ये आपको चूज करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, द सोलर मिनिमम विल कंप्लीटली ऑफसेट द राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है, हमारे अर्थ पे, प्लानेट पे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसे ये डाउन कर देगा, यानी कि जो डिक्रीज कर देगा, कौन कर देगा? मॉडल ग्रैंड सोलर मिनिमम। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है द सरफेस टेम्परेचर ऑन अर्थ मे गो डाउन ड्यू टू रिडक्शन इन सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटी, यानी कि सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटी में कमी होने की वजह से, ठीक है, होने की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है यानी सरफेस टेम्परेचर है वो भी डाउन हो रहा है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो भी आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मॉडर्न ग्रैंड सोलर मिनिमम के बारे में, सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। अगर आप सन और अर्थ के रिलेशनशिप को अच्छे से समझते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें वो है आपका ऑप्शन बी। बी का मतलब यह है कि सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेट गलत है। तो सबसे पहले ये जो टर्म है मॉडर्न ग्रांड सोलर मिनिमम, ये होता क्या है इसके बारे में समझिए कि जब ये सन से जो हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर आता है वो मैग्नेटिक रिलेशनशिप हमारे उनके साथ है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सन और अर्थ के बीच में जो रिलेशनशिप है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 70% से ज्यादा जब ये सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है, कम होती है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि ग्रेविटी है हमारे अर्थ के ऊपर है, तो सन के अंदर भी एक तरह से कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड है उसका, जिसके अंडर हम लोग रहते हैं और उसी की वजह से हम इसे रोटेट करते हैं। हम का मतलब है यहाँ प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, अर्थ की बात कर रहा हूँ, अर्थ रोटेट करता है। जब इसमें रिडक्शन आता है यानी कि उसके मैग्नेटिक एक्टिविटी में रिडक्शन आता है तो टेम्परेचर डाउन होता है अर्थ का। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, कि सोलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रिडक्शन होगा तो भी टेम्परेचर डाउन होगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम बात करें जो एक और फर्स्ट स्टेटमेंट की, जिसमें ये बोला गया था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हाँ, अगर वो जो इंक्रीज हो रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कमी आने की वजह से, रिडक्शन की वजह से, इसको भी हम इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, ये भी कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी कम हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। जो कि बात गलत है कि सोलर मैग्नेटिक फील्ड से हमारे अर्थ का जो आउटर लेयर कह सकते हैं, जो हमारे अर्थ का जो एटमोस्फियर है, वहां पे टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन भाई हम लोग जो अर्थ के अंदर, जो अर्थ में जो रहते हैं हम लोगों ने जो ये मतलब कार्बन प्रोडक्ट ज्यादा यूज करने लगे, इमिशन ज्यादा होने लग गया, उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा बल्कि इंक्रीज ही होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है सेस इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नमेंट सेस लगाती है, इनकम टैक्स के बाद जो सेस लगता है वो गवर्नमेंट के लिए परमानेंट रिवेन्यू का काम करती है, ऐसा आपसे स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द प्रोसीड्स ऑफ सेस आर नॉट शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आप ये बोल सकते हो यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट कह लीजिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए, एक ही बात है। जब ये टैक्स कलेक्ट करती है और टैक्स के साथ जो सेस कलेक्ट करती है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इन दोनों में से। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी में, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले तो ये आपको ये क्लियर हो गया कि भाई इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मेनली जो क्वेश्चन है वो किससे, इनकम टैक्स से है। तो भाई इनकम टैक्स की अगर मैं डिटेल में आपको बात करूं, ठीक है, इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स के अंदर भी कुछ रेट होते हैं। एक तो स्लैब रेट होता है जिससे कि भी हमारा इनकम टैक्स लगता है, जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि 5 लाख तक तो अभी रिसेंट जो लेटेस्ट जो स्लैब है इनकम टैक्स की जो स्लैब है 5 लाख तक तो किसी का टैक्स मतलब लगता ही नहीं है। 5 लाख से ऊपर जब जिन किसी की इनकम होती है तो टैक्स लगता है, ठीक है, ये स्लैब के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, लेटेस्ट स्लैब के अकॉर्डिंग। अच्छा, सेस क्या होता है, जब हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाए, सपोज करिए कि किसी की इनकम 6 लाख है, ठीक है, 6 लाख के इनकम है, तो यानी कि 5 लाख तक तो इनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर जो 1 लाख हो गया
उस 1 लाख का उसे 20% देना पड़ेगा। 20% का मतलब है 20,000, 20,000 यानी 20K में बोल सकते हो, K मीन्स 1000 है, तो 20,000 उसका टैक्स हो गया। ठीक है, समझने के लिए। अब सेस क्या होता है? सेस होता है जब हमारा इनकम टैक्स लग जाता है, उसके बस कुछ परसेंटेज किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाया जाता है। सपोज जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है हमारी कंट्री के अंदर, तो स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते 1%, 2% टैक्स लगा दिया जाता है। आप ये समझ सकते हैं, यानी कि आपका इनकम टैक्स कितना हो गया? 20,000 हो गया, तो 20,000 का 1%, 2% इस तरह से टैक्स के ऊपर जो टैक्स लग जाता है उसी को बोला जाता है सेस। ठीक है, और इसी तरह एडिशनल और भी सरचार्ज भी लगता है। सरचार्ज, एजुकेशनल सरचार्ज भी हमारी कंट्री में लगाया जाता है। तो इनका एक फिक्स रेट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि पहले तो इनकम टैक्स लगता है और इनकम टैक्स के ऊपर कुछ एडिशनल टैक्स लगता है जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो लगाया जाता है उसे हम सेस बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्वच्छ भारत अभियान के ध्यान में रखते हुए, या फिर कोई और भी पर्टिकुलर उस टाइम पे, करंट टाइम पे अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो रही है कि गवर्नमेंट को भी इस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करवाना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सेस लगाती है। ठीक है, ये होता है सेस। तो आप ये बोल सकते हो कि भी जो सेस होता है ये परमानेंट इनकम नहीं है, यानी कि ये रिवेन्यू का जो सोर्स है। जैसे इनकम टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू होता है। ठीक है, लेकिन आप इसे कंसीडर नहीं कर सकते सेस को कि भी ये परमानेंट है, ये हमेशा लगाया जाएगा। सेस हमेशा नहीं लगाया जा सकता भी, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कोई अभियान चला रखा है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, या कोई क्लीनिनेस ड्राइव हो गया, या कुछ और भी इस तरह से कि भी और कोई पर्पस है तो लगाया जाएगा, अदरवाइज नहीं लगाया जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। गलत होने की मतलब समझ में आ गए कि परमानेंट इनकम नहीं है गवर्नमेंट की। अच्छा, अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, जिसमें यह बोला गया था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि भी हर बार इसे ट्रांसफर किया जाए स्टेट गवर्नमेंट को, ये डिपेंड करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो आप ये बोलते हैं सेस को आप डाल भी सकते हो, मे बी और मे नॉट बी शेयर, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट शेयर कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। उसका सिंपल रीजन ये है, अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चला रखी है और वो स्कीम या वो अभियान आप कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अभियान अगर स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, ठीक है, वहां पे भी ये चीज वो लागू कर रही है, तब तो उसे शेयर किया जाएगा उसके साथ। अगर वो नहीं कर रही, उन्होंने अपना खुद का कुछ ना कुछ सिस्टम सेट किया हुआ है, तो उनको शेयर नहीं किया जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो ये फिक्स नहीं है कि भी शेयर किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत इसलिए हो गया कि भाई ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि भी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। यानी कि हमेशा नहीं लगाया जाता, कभी भी लगाया जा सकता है, कभी नहीं भी लगाया जा सकता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। डी का मतलब ये हुआ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। अभी रिसेंटली 2020 का वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स आया है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो भी फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट असेस द वल्नरेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ ए कंट्री। यानी कि एक कोई कंट्री है, जैसे हमारी कंट्री की बात कर लीजिए इंडिया, ठीक है, हमारी कंट्री है। अब हमारी कंट्री बाहर से वर्ल्ड बैंक से, ठीक, या फिर आप बोल सकते हो कि IMF से, या फिर किसी और भी एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है, तो इनमें से किसी से भी अगर हमारी कंट्री ने लोन ले रखा है, अभी तक पे नहीं किया है, तो वो हमारे लिए एक तरह से डेब्ट हो गया। यानी कि अभी तक हमने उसे पे नहीं किया हुआ है, हमारे ऊपर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो उस चीज को मेजर करने के लिए ये वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स बनाए जाते हैं। यानी कि ये जो डाटा इससे रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वगैरह जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग करते हैं, जो भी कुछ लेन देन करते हैं, किसी से उधार लेते हैं, उसके रिगार्डिंग में है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यानी कि ये जो डाटा है जो पब्लिश करती है या तैयार करती है, वो जो इंस्टीट्यूशन करती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। अब आपको क्वेश्चन का आंसर करना है कि भी आपका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी की बात करें तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा अलर्ट हो गया, आपको आंसर करना है। ठीक है, सही स्टेटमेंट क्या है, गलत क्या है, आपको चूज कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर इसका डी है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिए। भाई इसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है,
पहली बात तो ये, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो भाई सबसे पहले तो आप ये समझिए वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स होता क्या है। ये वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स क्या होता है कि भी किसी भी कंट्री की कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज आती है, कोई डिजास्टर रिस्क होता है, उसको मैनेज करने के लिए, उससे डील करने के लिए कंट्री की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उसने कितना बैकअप प्लान तैयार करके रखा है अगर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो। ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के बारे में जो बताया गया कि भी ये डेप्थ से रिलेटेड नहीं है, डिजास्टर से रिलेटेड है। इट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो भाई जब फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है तो इकोनॉमिक फोरम का कोई लेना देना इस चीज के साथ नहीं है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे पब्लिश नहीं करती, बल्कि इसे यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, जिसे शॉर्ट में आप UNUEHS बोल सकते हो, ये इसे पब्लिश करने का काम करती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी, दोनों स्टेटमेंट गलत होने की वजह से। अच्छा, अब अपनी कंट्री की बात करें तो इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि हमारी कंट्री, यानी कि जो इंडिया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अपनी कंट्री की बात कर रहा हूं इंडिया, इसके बारे में बोला जा रहा है कि भाई इस इंडेक्स में, यानी कि ये जो इंडेक्स है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, इस इंडेक्स से अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री बहुत ही पुअरली प्रिपेयर्ड है किसी भी डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि क्लाइमेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए या डिजास्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी कंट्री उसको प्रॉपरली डील नहीं कर सकती, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन आपके पास दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इन दो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, प्लास्टिक कल्चर इज यूज ऑफ प्लास्टिक इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। अलाइड एक्टिविटी का मतलब होता है कि भी जो उससे जुड़े हुए एक्टिविटी, यानी कि अगर कोई खेती कर रहा है, फार्मर है, तो उसके साथ वो जो एनिमल वगैरह भी रख लेता है। ठीक है, तो वो उसका अलाइड सेक्टर एक तरह से आप बोल सकते हो। तो ये बोला जा रहा है कि प्लास्टिक कल्चर क्या है, ये जो है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है और इसके अलाइड सेक्टर यानी कि अलाइड एक्टिविटी जो से जुड़ी हुई एक्टिविटी उससे जुड़ा है और वहां पर इसे प्लास्टिक को यूज करने से रिलेटेड है। ये आपसे स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है कि प्लास्टिक पार्क स्कीम हैज बीन लॉन्च टू सेट अप द इंडस्ट्रियल जोन ऑफ प्लास्टिक एंटरप्राइजेस, यानी कि एक तरह से एक नया प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, एक इनोवेशन है, एक अच्छा क्रिएटिव आइडिया है कि भी प्लास्टिक पार्क नाम की चीजें हमारे आसपास डेवलप किया जाएगा, जहां पे जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, वेस्ट प्लास्टिक होगा, उसे अच्छे से यूज किया जा सके, उसका क्रिएटिव यूज किया जा सके, ये आप बोल सकते हो। इसके लिए इंडस्ट्रियल जोन सेटअप करने की बात की जा रही है। ये दो स्टेटमेंट हो गई। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो भी आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करूं तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। सी का मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट कैसे आप समझिए, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारी कंट्री के अंदर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अब क्या किया जा रहा है कि भी जितने भी प्लास्टिक वगैरह जो प्रोडक्ट है, प्लास्टिक ये हो गया, इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाए, इसके लिए एक इनोवेटिव आइडिया लोगों के दिमाग में आया है। वो आइडिया क्या है कि मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं, तो खेती करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल रखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो फूड ग्रेन वगैरह उसको स्टोरेज के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है कंटेनर बना करके। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट करने के लिए कि पानी को प्रॉपर पहुंचाने के लिए, जैसे मान लीजिए ये एक तरह से मैं आपको जो पिक्चर दिखा रहा हूं, इस पिक्चर में मान लीजिए खेत है, तो भाई यहाँ पे ये रूट बनाने के लिए, पानी के लिए कैसे पानी आप पूरी जगह सर्कुलेट करेंगे, उसके लिए सिस्टम बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज कर लिया। कोई फूड ग्रेन वगैरह है, उसको किस तरह स्टोर करोगे उसके लिए प्लास्टिक का यूज करोगे। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि प्लास्टिक का बहुत क्रिएटिव तरीके से एग्रीकल्चर में यूज करने को प्लास्टिक कल्चर बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे ये बोला गया कि प्लास्टिक पार्क स्कीम लाया गया। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने डिसाइड किया है कि पूरी कंट्री के अंदर 10 प्लास्टिक पार्क को सेटअप किया जाएगा, और ये जो सेट किया जाएगा वो आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, यानी कि ये स्टेट है जहां पे प्लास्टिक पार्क सेट किया जाएगा ताकि प्लास्टिक को अच्छे से रिसाइकल करके यूज किया जा सके।
ठीक है, इसी के लिए इंडस्ट्रियल जोन सेटअप करने की बात की जा रही है, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो अब आप बताइए कि भाई आपका आंसर क्या है, मतलब स्कोर कितना आपने स्कोर किया, कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए, ये जरूर बताइएगा। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि आप लोगों को मालूम होगा चंडीगढ़ में, हमारी कंट्री के अंदर चंडीगढ़ में एक पार्क है जहां पे वेस्ट मटेरियल को यूज करके इसे डेवलप किया गया है। उस पार्क का नाम क्या है, ये आपको बताना है। हिंट देने के लिए मैंने आपको बता दिया, चंडीगढ़ में एक गार्डन है जहां पर वेस्ट मटेरियल से सब कुछ बनाया गया है और वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया आज के टाइम पे वो, ठीक है। उसका नाम बताना है आपको और वो कब बनाया गया था, यानी कि उसको स्टैब्लिश कब किया गया था और किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ये आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है। तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर करिएगा, स्कोर मेंशन करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और ये स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है इसे देख करके आप रिवीजन जरूर करा करें, ठीक है। इसे मतलब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करिए, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करिए। जब आप शेयर करते हैं, कोई नया सब्सक्राइबर जुड़ता है या कोई नया व्यू कोई देखता है और वो कमेंट करते हैं कि हाँ मुझे वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल है, तो मुझे खुशी मिलती है कि जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ इसका कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन हो रहा है, कुछ बेनिफिट लोगों को हो रहा है, ठीक है। तो शेयर जरूर करें, खुद भी यूटिलाइज करें, दूसरों को भी हेल्प करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना है।